नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल PW सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम इंडियन हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे थे और उसके अंतर्गत दोस्तों हमने कुछ वीडियोस देख चुके हैं। दोस्तों, उस वीडियोस को यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दी जाएगी, वहां से आप वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने इंडियन हिस्ट्री की अभी शुरुआत ही की है पढ़ने की। तो दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो वीडियोज़ मैं डेली डाल रहा हूँ वो आपको ज़रूर देखने हैं, ताकि इंडियन हिस्ट्री से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस आपका कोई गलत नहीं होगा। आज हम बात करेंगे दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में। दोस्तों, बात करें अगर वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो वैदिक सभ्यता है दोस्तों, वो ही दोस्तों आर्य सभ्यता है, और जो वैदिक सभ्यता है उसको ही वैदिक काल के नाम से जाना गया है। और इस वैदिक सभ्यता का दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में नवीन सभ्यता का विकास हुआ है। वैदिक सभ्यता या दोस्तों वैदिक काल की जानकारी हेतु मुख्यतः वेदों से दोस्तों हमें प्राप्त होती है जानकारी। दोस्तों, वैदिक काल की अगर हम बात करें तो वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक रहा। बात करें अगर दोस्तों हम ऋग्वैदिक काल की, तो ये ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक रहा। ऋग्वैदिक काल की जानकारी दोस्तों ऋग्वेद से मिलती है। जैसा कि आपको ज्ञात है दोस्तों, हमारे 4 ग्रंथ हैं, 4 दोस्तों वेद हैं दोस्तों। उनमें दोस्तों एक वेद आता है अपना ऋग्वेद। उसी दोस्तों ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है ऋग्वैदिक काल की। और ऋग्वैदिक काल दोस्तों जिसका समय रहा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल का दोस्तों समय रहा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का। इस काल की जानकारी अन्य वेद जैसे कि दोस्तों यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया 4 वेद हैं दोस्तों। 4 वेद में दोस्तों जो ऋग्वेद है उससे ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है। अन्य 3 जो वेद शेष बचते हैं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनसे मिलती है दोस्तों उत्तर वैदिक काल की जानकारी। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो वैदिक काल है उसको 2 भागों में बांटा गया। पहला दोस्तों ऋग्वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक रहा, इसकी जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। उसके बाद में आता है उत्तर वैदिक काल, जिसका दोस्तों वैदिक काल का दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल, जिसका दोस्तों समय काल रहा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का। इस काल की जानकारी दोस्तों जैसा कि मैंने बताया 3 अन्य जो वेद हैं ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है दोस्तों। वैदिक काल में दोस्तों आर्यों का आगमन भारत में हुआ था दोस्तों। आर्य संस्कृत शब्द से हैं। आर्य दोस्तों एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का अर्थ होता है दोस्तों श्रेष्ठ, और ये एक संस्कृत शब्द है। क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, आर्य शब्द का अर्थ होता है तो वो होता है दोस्तों श्रेष्ठ। इसके बाद हम बात करें कि आर्यों का मूल निवासी स्थान कौन सा था, तो दोस्तों अलग अलग जो विद्वान हैं उनके अनुसार अलग अलग मत दोस्तों दिए गए हैं दोस्तों, जिनमें सर्व जो प्रचलित जो मत हैं वो मैं आपको बता देता हूं। मैक्स मूलर के द्वारा दोस्तों ये कहा गया कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे दोस्तों भारत में। जो दयानंद सरस्वती हैं दोस्तों, उनके अनुसार दोस्तों जो आर्य थे वो तिब्बत से दोस्तों भारत में आए थे, यानी कि आर्यों का मूल निवास स्थान दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत था दोस्तों। इसके बाद में बसते हैं दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार दोस्तों आर्यों का मूल स्थान कौन सा था दोस्तों, उत्तरी ध्रुव था दोस्तों। इसी कारण दोस्तों हम बात करते हैं इसके बाद में आगे, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे दोस्तों। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा कौन सी थी दोस्तों, संस्कृत भाषा थी। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि आर्य स्वयं एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो यहीं से आपको याद रखना है कि आर्यों की भाषा कैसी थी दोस्तों, तो ये थी दोस्तों संस्कृत भाषा। इसके बाद हम बात करें दोस्तों आर्यों की प्रशासनिक इकाई की, तो प्रशासनिक इकाई दोस्तों 5 भागों में बटी हुई थी। 5 भागों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे छोटा जो दोस्तों या सबसे छोटी जो इकाई थी वो थी दोस्तों कुल। दोस्तों कुल जो होते थे उन कुछ कुलों को मिलाकर के बनता था ग्राम, और दोस्तों ग्राम से बड़ी इकाई हुआ करती थी विश, और विश के बाद में हुआ करता था दोस्तों जन, और जन के बाद में सबसे बड़ी होती थी दोस्तों इकाई प्रशासनिक दृष्टि से वो होती थी राष्ट्र। इसके बाद अगर हम बात करें कुल कितने वेद हैं, तो दोस्तों कुल वेद हैं 4। 4 वेद कौन कौन से हैं दोस्तों, सबसे पहले आता है ऋग्वेद, जिससे हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है जो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का रहा है। इसके बाद में आता है दोस्तों 3 अन्य वेद हैं यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, जिनसे हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ऋग्वेद की। तो दोस्तों ऋग्वेद के अंदर
तो ये दोस्तों ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसमें दोस्तों 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। ऋग्वेद के अंदर दोस्तों 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 दोस्तों ऋचाएँ हैं ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख है, यानी कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है दोस्तों। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र दोस्तों गायत्री मंत्र है, जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। इसके बाद हम बात करें ऋग्वेद की, तो दोस्तों ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं का संचय है दोस्तों। ऋग्वेद के अंदर किसका संचय है दोस्तों? देवी देवताओं की स्तुति यानी कि स्रोत और प्रार्थनाओं का दोस्तों संचय किया गया है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या की अगर हम बात करें तो 10,580 दोस्तों मंत्र हैं ऋग्वेद के अंदर। इसमें 118 मंत्र दोस्तों दोहराए गए हैं। 118 मंत्र ऐसे हैं जिनको दोहराया गया है। और मूल मंत्रों की संख्या की अगर हम बात करें तो 10,462 मंत्र हैं दोस्तों। 10,462 तो मूल मंत्र हैं, परंतु 118 मंत्रों को दोस्तों दोहराया गया है। इसलिए कुल मंत्रों की संख्या की अगर हम बात करें तो 10,580 है दोस्तों कुल मंत्रों की संख्या। इसके बाद हम बात करते हैं अगले वेद की, तो अगला वेद आता है दोस्तों अपना यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है, यानी कि यज्ञों की जानकारी की अगर हम बात करें तो यजुर्वेद से मिलती है। इसमें बलिदान विधि का भी दोस्तों वर्णन मिलता है। इसके बाद अगला वेद आता है यजुर्वेद के वेद के बाद में सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों गान। इसे दोस्तों भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद जो होता है दोस्तों उसको भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। इसमें संगीत में स्रोत का वर्णन है दोस्तों, संगीत में स्रोत का वर्णन है सामवेद के अंदर। दोस्तों संगीत का जनक कहा जाता है भारतीय संगीत का। साम का अर्थ होता है दोस्तों गान, अर्थात इसमें गायन विधि यानी कि दोस्तों संगीत से रिलेटेड, संगीत से संबंधित दोस्तों उल्लेख इसके अंदर किया गया है। संगीत से संबंधित स्रोतों का वर्णन इसमें मिलेगा आपको। इसके बाद दोस्तों अगला वेद और अंतिम वेद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित है दोस्तों। इसमें कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र, मंत्र और दोस्तों वशीकरण से है दोस्तों। अथर्ववेद का संबंध किससे है दोस्तों? चिकित्सा से है। तंत्र और मंत्रों का इसमें उल्लेख मिलता है। वशीकरण से संबंधित दोस्तों इसमें स्रोत आपको मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि कुल वेद हैं दोस्तों 4। पुराणों की अगर हम बात करें तो 18 पुराण है दोस्तों। उपनिषद हैं दोस्तों 108। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। सत्यमेव जयते दोस्तों मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेदांगों की संख्या है दोस्तों 6 वेदांग हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं और 108 उपनिषद हैं दोस्तों। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो गुरुओं के समीप बैठना और दोस्तों ज्ञान ग्रहण करना ही दोस्तों क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। सत्यमेव जयते दोस्तों जो शब्द आपने सुना होगा वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। मुंडका उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था दोस्तों। एक तो था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा था दोस्तों शूद्र। ये 4 दोस्तों भागों में बटा हुआ था समाज, 4 वर्णों में बटा हुआ था ऋग्वैदिक काल में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं वैदिक काल के देवताओं की। तो वैदिक काल के देवता हैं दोस्तों जिनमें हम बात करते हैं सबसे पहले इंद्र की। यह दोस्तों आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था। इन्हें दोस्तों पुरंदर भी कहते हैं। दोस्तों पुरंदर के नाम से वैदिक काल में किस देवता को जाना जाता था? तो इंद्र को जाना जाता था। इसके बाद में है दोस्तों अग्निदेव। अग्निदेव को दोस्तों आग के देवता माना जाता है। इसके बाद में है वरुण जिसको वायु देवता माना जाता है। इसके बाद में है दोस्तों सोम जिसको दोस्तों जंगल के देवता से के नाम से जाना जाता है, यानी कि जंगल के देवता किसे माना जाता था? सोमदेव को। इसके बाद में है मारुत जो कि तूफान के देवता थे, यानी कि दोस्तों अगर वैदिक काल में तूफान आता था तो मारुत देव को याद किया जाता था। और इसके बाद में है रुद्रदेव। ये सबसे क्रोध वाले देवता थे दोस्तों। रुद्रदेव वैदिक काल में सबसे क्रोध वाले देवता माने जाते हैं। वैदिक काल के 6 दर्शनों की अगर हम बात करें तो दोस्तों वेद और उपनिषद को पढ़कर ही
6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा है। इसे भारत का षड दर्शन कहते हैं। और दोस्तों इन 6 दर्शनों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है सांख्य दर्शन, जिसके प्रवर्तक हैं दोस्तों कपिल। न्याय दर्शन, जिसके हैं गौतम। योग दर्शन, जिसके प्रवर्तक हैं पतंजलि। और इसके बाद में है वैशेषिक दर्शन, जिसके दोस्तों प्रवर्तक हैं कणाद। और इसके बाद में है उत्तर मीमांसा, जिसके हैं वादरायण। और पूर्व मीमांसा, जिसके हैं जैमिनी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बात कर लेते हैं ऋग्वेदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्यों की, क्योंकि हर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद दोस्तों हम महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखते हैं, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है। तो आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? वो था पशुपालन। पशुपालन करते थे दोस्तों आर्य, और यही उनका मुख्य व्यवसाय था। आर्यों का समाज दोस्तों पितृ प्रधान था दोस्तों। पितृ प्रधान का मतलब है दोस्तों घर में पुरुष ही दोस्तों सर्वश्रेष्ठ हुआ करता था उस समय, यानी कि पुरुष प्रधान, यानी कि हम कहें कि पितृ प्रधान दोस्तों आर्य समाज था। गाय को दोस्तों अघन्य कहा जाता है। न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था गाय को, जिसको दोस्तों अघन्य कहा जाता था। और दोस्तों अघन्य का अर्थ ही क्या होता था? जिसको मारा न जा सके। न मारे जाने योग्य दोस्तों पशु की संज्ञा में आता था गाय। इसके बाद में हम बात करें आर्यों का प्रिय पशु था घोड़ा, एवं सर्वाधिक प्रिय देवता था दोस्तों इंद्र। इसके बाद हम बात करते हैं आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी दोस्तों लोहा। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार तथा सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऋग्वेदिक काल में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 1 बार हुआ है दोस्तों। और यमुना नदी का उल्लेख हुआ है 3 बार, और सिंधु नदी का उल्लेख तो दोस्तों बहुत बार देखने को मिलता है ऋग्वेदिक काल में। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए थे। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे दोस्तों। वर्ण व्यवसाय के बजाय दोस्तों जन्म के आधार पर दोस्तों निर्धारित किया जाता था व्यवसाय को। इसका तात्पर्य ये है कि दोस्तों वैदिक काल में तो दोस्तों जो ब्राह्मण जन्म लेते थे, ब्राह्मण कुल में जो जन्म लेता था वो ब्राह्मणों के ही कार्य करता था। जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेता था वो क्षत्रियों के कार्य करता था, वो रक्षा के कार्य किया करता था। जो दोस्तों वैश्य परिवार में अगर वैश्य कुल में जन्म लेता था वो व्यापार से संबंधित कार्य करता था। परंतु दोस्तों उत्तर वैदिक काल में आते आते वर्ण व्यवसाय की बजाय दोस्तों जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था दोस्तों। ये इसी प्रकार हम बात करें दोस्तों यव दोस्तों जौ को कहा जाता था, व्रीहि दोस्तों धान को कहा जाता था, माड़ दोस्तों उड़द को कहा जाता था, और गुदग दोस्तों मूंग को कहा जाता था, गोधुम गेहूँ मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लोह अयस एवं कृष्ण अयस शब्दों का प्रयोग हुआ है। अंतर जी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोह उपकरण प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपना वैदिक सभ्यता जो था वो यहीं कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में जल्दी ही। यदि आप टेलीग्राम चैनल पर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं जहां आपको इसकी PDF फ्री अवेलेबल करवा दी जाएगी, तो दोस्तों ये PDF आपको प्राप्त करनी है टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। और वहाँ से दोस्तों आप ये फ्री PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसका रिविज़न आप बार बार कीजिए। ये शॉर्ट नोट्स दोस्तों बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।